तो आज की समरी का टाइटल पढ़कर आप हैरान हो रहे होंगे। टाइटल है बॉन्ग द क्यूरियस कपलिंग ऑफ साइंस एंड सेक्स, जिसे लिखा है मैरी रोच ने। मगर हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि हम आगे बढ़े यहाँ एक डिस्क्लेमर है कि ये किसी पॉर्न मैगजीन या आर्टिकल या किसी रोमांटिक नॉवेल का किस्सा नहीं है। ये समरी एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें साइंटिस्ट के रिसर्च लिए गए हैं। इसके ऑथर ने उनके पेपर्स की स्टडी की है और उनके लैब को विजिट किया है, ताकि उन टॉपिक्स पर बात शेयर की जा सके जिनके बारे में हम खुलकर बात नहीं करते हैं, क्योंकि सेक्स का साइंस इंटरेस्टिंग है। इस समरी का आइडिया आपके ओवरऑल हेल्थ और आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में भी हेल्प करेगा। इस बुक की ऑथर मैरी रोच पॉपुलर साइंस बुक्स की ऑथर हैं। उनके बेस्ट सेलर बुक्स में स्टिफ द क्यूरियस लाइफ ऑफ कैडवर्स, स्पूक, साइंस टैकल्स द आफ्टर लाइफ एंड पैकिंग फॉर मार्स, द क्यूरियस साइंस ऑफ लाइफ इन द वॉइड शामिल हैं। उनके काम के लिए उन्हें कई रिवॉर्ड और पहचान मिल चुकी है। उनका टेड टॉक, जिसका टॉपिक 10 थिंग्स यू डिडंट नो अबाउट ऑर्गेज्म, यूट्यूब पर 19 मिलियन यानी कि 19 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। तो आइए एक स्टूडेंट के नजरिए से इस समरी की शुरुआत करते हैं। बॉन्ग द क्यूरियस कपलिंग ऑफ साइंस एंड सेक्स बाय मैरी रोच। हम यहाँ सेक्स के साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पेनिस, वजाइना, क्लिटोरिस, ऑर्गेज्म, मास्टरबेशन जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इन शब्दों का जिक्र बार बार होगा। साइंटिस्ट इन सब्जेक्ट्स पर स्टडीज करते हैं, क्योंकि कई मर्द और औरतें सेक्स प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कुछ लोग स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से सेक्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। सेक्स हमारे बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसकी वजह से ही रिप्रोडक्शन होता है। लंबे वक्त तक लोग जिंदगी के जरूरी हिस्से के बारे में अनजान रहे। एरिस्टोटल के वक्त से या उससे पहले से ही सेक्स के बारे में कई गलत कॉन्सेप्ट्स फेल हुए थे। आज मॉडर्न साइंस की मदद से हम इसके बारे में जानते हैं और इसे समझते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट से आखिर दूर क्यों भागते हैं? अगर आप अपने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या अपने पार्टनर के साथ कुछ बेहतर सेक्सुअल एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। और इसका पहला चैप्टर है द पायनियर्स ऑफ ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स। ये चैप्टर शुरू के उन कुछ साइंटिस्ट्स के बारे में है जिन्होंने ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स के बारे में स्टडी किया था। उन्होंने औरतों और मर्दों को मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन करते हुए ऑब्जर्व किया। इन साइंटिस्ट ने हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल लोगों के बीच सेक्स के दौरान दोनों कपल्स को ऑब्जर्व किया। हेट्रोसेक्सुअल यानी कि इनमें एक औरत और एक आदमी ही कपल होते हैं, और होमोसेक्सुअल यानी इसमें दोनों लोग एक ही जेंडर के होते हैं। साइंटिस्ट को जानना था कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन यानी कि यौन उत्तेजना का इंसान के शरीर पर क्या रिएक्शन होता है। 1897 में रॉबर्ट डिकिंसन एक गायनोकोलॉजिस्ट थे। न्यूयॉर्क में अपने क्लिनिक में उन्होंने रिसर्च किया था। सब्जेक्ट 177 एक 17 साल की लड़की थी, जिसके बारे में डिकिंसन ने लिखा था कि उसे सबसे ज्यादा मजा अपने क्लिटोरिस को घिसने से आया। उसने एक हाथ से क्लिटोरिस को सहलाया और फिर दूसरे हाथ की पहली उंगली से सर्वैक्स को सहलाया। डिकिंसन ने देखा कि सब्जेक्ट 117 का क्लिटोरिस बहुत बड़ा तो नहीं हुआ था, पर तना हुआ था। आपको ऐसा लग सकता है कि डिकिंसन एक ठरकी आदमी थे, लेकिन उन्हें तो सिर्फ इस बात की चिंता थी कि कई शादियां बेकार सेक्स की वजह से टूट रही थीं। उन्हें लगता था कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। क्लिटोरिस कितना जरूरी है, इस सच को सामने लाने वाले डिकिंसन पहले शख्स थे। उन्होंने वुमेन ऑन टॉप पोजीशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि ये पोजीशन क्लिटोरिस को बेहतर ढंग से स्टिमुलेशन देता है। उन्होंने इस सोच को भी गलत कहा कि बड़ा क्लिटोरिस ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, और यह भी कि लड़कियों को अपने क्लिटोरिस के साथ खेलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मास्टरबेशन एक नॉर्मल सेक्स एक्सपीरियंस है। डिकिंसन के सेक्स रिसर्च से इंस्पायर होकर एक बायोलॉजिस्ट एल्फ्रेड किन्से ने इस रिसर्च को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सेक्सुअल बिहेवियर के इंसाइक्लोपीडिया में दो बेहद जरूरी बातों के लिए एल्फ्रेड को जाना जाता है। 1949 में उन्होंने इंडियाना के अपने घर के ऊपर के हिस्से में अपना रिसर्च किया। एल्फ्रेड और उनके कलीग्स की स्टडी में 30 जोड़े कपल ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें से कुछ हेट्रोसेक्सुअल और कुछ होमोसेक्सुअल थे। एल्फ्रेड इन कपल्स को सेक्स के दौरान कुछ इंच की दूरी से देखते थे,
जैसे जैसे कपल सेक्स करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनकी उत्तेजना की हरकतों को एल्फ्रेड नोट करते थे। एल्फ्रेड काफी गहरी नजर रखते थे। वे हर डिटेल पर ध्यान देते थे, जैसे कि अराउजल यानी कि उत्तेजना के दौरान ब्रेस्ट के स्किन के रंग में हल्का सा बदलाव और ऑर्गेज्म पर पहुंचने के बाद एनस में होने वाली कोई भी अनचाही हरकत या खिंचाव। एल्फ्रेड ने विकलांग, पैरालिसिस, हकलाने वाले और सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित लोगों को भी पार्टिसिपेंट बनाया। वो जहां तक हो सके अपनी स्टडी में अलग अलग लोगों को शामिल करना चाहते थे। इन लोगों से ही एल्फ्रेड ने जाना कि सेक्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत जरूरी रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने पाया कि सेक्स को एंजॉय करने के दौरान हकलाने वाला शख्स हकलाना बंद कर देता है। इसी तरह विकलांग लोगों को दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। सेरेब्रल पैल्सी वाले लोगों के मसल में ऐंठन नहीं महसूस होता है। इसके पीछे वजह यही है कि इनकी बॉडी को तंग करने वाले सारे फैक्टर्स बंद हो जाते हैं। सब कुछ हल्का पड़ जाता है। इस दौरान बॉडी के लिए सबसे जरूरी गोल होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि बच्चे पैदा करना और जीन्स को आगे बढ़ाना। एक मजेदार फैक्ट है, सेक्स के दौरान पेरिफेरल विजन भी हट जाता है, यानी नजरें आसपास देखना बंद कर देती हैं। इसीलिए कुछ प्रोस्टिट्यूट्स यानी देह व्यापार करने वाली औरतें पॉकेट मारों के साथ काम करती हैं, जो क्लाइंट के सेक्स में बिजी होने के कारण उनके जेब से चोरी कर लेते हैं। क्लाइंट को पता भी नहीं चलता कि किसी ने उनका वॉलेट चुरा लिया है। शायद आपने भी ऐसा ही एक्सपीरियंस किया होगा। क्या आपने कभी अपने पार्टनर के साथ ऐसे पलों में अपने बुखार को या किसी और दर्द को महसूस करना बंद किया है? 1954 में विलियम मास्टर्स ने सेक्स की फिजियोलॉजी पर स्टडी शुरू की। वो सेंट लुइस के गायनेकोलॉजिस्ट थे। उनकी स्टडी में लगभग 700 लोगों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने औरतों को इस मामले में बेहतर तरीके से समझने के लिए वर्जीनिया जॉनसन को अपना असिस्टेंट बनाया। मास्टर्स और जॉनसन की स्टडी में 276 हेटेरोसेक्सुअल शादीशुदा कपल थे। ये कपल जब लैब में सेक्स करते थे तब इनका फिल्म रिकॉर्ड किया जाता था। उन्होंने कई औरतों और मर्दों को एक दूसरे के सामने बैठाकर मास्टरबेट करते हुए भी रिकॉर्ड किया। रिसर्च करने वालों ने ऐसी मशीन को यूज किया जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को नाप सकती थी। इन मशीनों को इस्तेमाल करने से कोई नकली ऑर्गेज्म नहीं कर सकता था। ऑर्गेज्म की सबसे सही निशानी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का बढ़ना होते हैं। मास्टर्स ने पेनिस कैमरा नाम का एक डिवाइस भी बनाया था, जिससे सर्वेक्स और वजाइना के अंदर फिल्माया जा सकता था। वो एक प्लास्टिक से बना मैकेनिकल पेनिस था। इस डिवाइस को यूज करने वाली औरत इसके स्पीड और गहराई को कंट्रोल कर सकती थी। इस पेनिस कैमरे की मदद से मास्टर्स ने यह पता लगाया कि खून में से निकला प्लाज्मा जो वजाइना के कैपिलरी दीवारों से होकर निकलता है, वो ही वजाइना का लुब्रिकेशन है। स्टडी में हिस्सा लेने वाली 70% औरतों ने कहा कि वे सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ऑर्गेज्म हासिल नहीं कर पाती हैं। उनके पार्टनर उनके क्लिटोरिस को उत्तेजित नहीं करते हैं, इसलिए औरतें ऑर्गेज्म के पूरे और आखिरी सुख को महसूस नहीं कर पाती हैं। 1984 की एक स्टडी में एक दूसरे साइंटिस्ट ने पाया कि औरतों को ऑर्गेज्म तक पहुंचाने के लिए सिर्फ पेनिस का धक्का देना ही काफी नहीं है। हेली एल्जेट कोलंबिया के एक फिजिशियन और प्रोफेसर थे। उन्होंने और उनके कलीग्स ने अपनी स्टडी के लिए 16 प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि वेश्याओं की मदद ली। इस स्टडी के दौरान प्रोफेसर एल्जेट ने अपने मिडिल और पहली उंगलियों को सब्जेक्ट के वजाइना में डाला। उन्होंने वजाइना की दीवारों में मीडियम से लेकर स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाला। उन्होंने पाया कि ज्यादातर औरतों के लिए सबसे ज्यादा सुख देने वाला स्वीट स्पॉट वजाइना के सामने की दीवार थी और कुछ के लिए यह स्पॉट पीछे की दीवार का निचला हिस्सा था। एल्जेट ने इन स्पॉट्स में दबाकर और सहलाकर टेस्ट किया था। इस तरह 75% से ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स को वजाइना के ऑर्गेज्म का सुख मिला था। एल्जेट ने बताया कि मिशनरी पोजीशन में पेनिस वजाइना की दीवार के पैरेलल में चलता है, कोई एंगल नहीं बनाता, इसलिए यह स्वीट स्पॉट तक रगड़ नहीं पाता। एल्जेट ने इसे साबित करने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस के मूवमेंट की कॉपी की। उन्होंने अपनी उंगलियों को वजाइना के अंदर और बाहर किया और उसे उत्तेजित किया। इस हरकत से सब्जेक्ट्स को सिर्फ थोड़ी या मीडियम सनसनी महसूस हुई। इससे वे ऑर्गेज्म महसूस नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट चैप्टर है इज द क्लिटोरिस अ टाइनी पेनिस। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रेडियोलॉजी के प्रोफेसर केन मार्वेला ने भी सेक्स रिसर्च में दिलचस्पी दिखाई।
मार्वेला ने एमआरआई मशीन को यूज करके देखा कि बॉडी पर सेक्सुअल उत्तेजना का कैसा असर पड़ता है। मैक कोल उनकी एक रिसर्च सब्जेक्ट थी। मैक को एफएसएडी या फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर था। इसका मतलब है कि उसका सेक्स का मूड तो बनता था, पर उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स वैसा नहीं होता था जैसा वो चाहती थी। सेक्सुअल स्टिमुलेशन यानी उत्तेजना को स्टडी करने के लिए एमआरआई ही एक ऐसा तरीका है जिससे बॉडी में कम से कम छेड़खानी हो। इसमें कुछ भी छूने या डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैग अपने पीठ पर लेटती हैं और उसके हिप्स पर एक फ्रीक्वेंसी कॉइल हीटिंग पैड की तरह रखा जाता है। उन्हें एक तकिया और कंबल दिया गया। फिर कन्वेयर की हेल्प से मैग को धीरे धीरे पैरों की तरफ से एमआरआई मशीन के अंदर किया गया। मैग को एक इरोटिक वीडियो देखने को कहा जाता है और इस दौरान उस पर नजर रखी गई। इस स्टडी में मार्वेला ने पाया कि मर्दों की तरह ही उत्तेजित या अराउज होने पर औरतों के जेनिशियल्स में बहुत सारा खून दौड़ने लगता है। क्लिटोरिस में खून डबल हो जाता है, जिससे इसका साइज डबल हो जाता है। लेकिन ऐसा एफएसएडी से गुजर रही औरतों के साथ नहीं हो पाता है। मार्वेला ने मॉनिटर पर मैग के क्लिटोरिस के इमेज पर अपना फोकस रखा और उसे इस बुक के ऑथर को भी दिखाया। एमआरआई में जैसे क्लिटोरिस दिखता है, वो खुली आंखों से दिखाई देने वाले क्लिटोरिस से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हम इसका एक में से सिर्फ 10वां हिस्सा ही देख पाते हैं। अगर आप गूगल पर क्लिटोरिस को सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि क्लिटोरिस पीनिस से काफी मिलता जुलता है। बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो दोनों फिटस मेल और फीमेल में क्लिटोरिस जैसा ऑर्गन डेवलप होता है। मेल में यह ऑर्गन बड़ा होकर पेनिस बन जाता है, जबकि बिल्कुल पेनिस की ही तरह क्लिटोरिस के आखिरी हिस्से में नसों का घना और सेंसिटिव टिश्यू का बल्ब होता है, जिसे ग्लांस कहा जाता है। पेनिस की तरह ही क्लिटोरिस में एक शाफ्ट, कॉर्पस, कैवर्नोसा और प्लूरा होता है। जब एक औरत उत्तेजित या अराउज होती है, क्लिटोरिस भी पेनिस की तरह ही फैलता है, पर उतना ज्यादा और जल्दी नहीं जितना कि एक पेनिस होता है। मास्टर्स और जॉनसन ने इरेक्शन के दौरान क्लिटोरिस में होने वाले रिस्पॉन्स को फिल्माया था, जिसमें उंगलियों, वाइब्रेटर, इरोटिक वीडियो या इंटरकोर्स जैसे अलग अलग तरीके अपनाए गए थे। उनका ऑब्जर्वेशन था कि अक्सर ग्लांस बढ़ जाता है और अपने नॉर्मल साइज से डबल हो जाता है। मास्टर्स और जॉनसन के पास 1954 में एमआरआई नहीं था। मार्वेला साफ साफ साबित कर पाए थे कि उत्तेजित क्लिटोरिस का साइज डबल हो जाता है। मैग को फसाड यानी कि एफएसएडी नाम की कंडीशन थी और ये मर्दों में होने वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा ही है। यूरिनरी सिस्टम के एक्सपर्ट यानी कि यूरोलॉजिस्ट ने जाना कि सेक्सुअल डिसफंक्शन होने के पीछे बंद धमनियां यानी कि क्लॉग्ड आर्टरीज हैं। ये खून के फ्लो में प्रॉब्लम की वजह से होता है। पेनिस और क्लिटोरिस की नसों में खून के ठीक न बहने की वजह से ये फैल नहीं पाते। कुछ रिसर्च करने वाले ऐसे सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी कि यौन रोग के लिए एक्सरसाइजेस को ट्रीटमेंट के तौर पर बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में खून का बहाव बेहतर होता है। फाइजर कंपनी ने 1998 में वायग्रा को इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के तौर पर लॉन्च किया, जो कि एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस साबित हुआ था। इसके बाद कंपनी ने रिसर्चर्स की मदद से यह समझने की कोशिश की कि क्या वायग्रा औरतों में भी उतना ही असरदार होगा। लेकिन 8 सालों की स्टडी में, जिनमें 3000 सब्जेक्ट्स ने भाग लिया था, फाइजर ने पाया कि यह औरतों पर काम नहीं करता है। वायग्रा औरतों में भी खून के बहाव को बढ़ाता है, पर मर्दों के कंपैरिजन में औरतों की अराउजल यानी कि उत्तेजना फिजिकल से ज्यादा फिजियोलॉजिकल पहलुओं पर डिपेंड करता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एफएसएडी के लिए सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट अप्रूव किया है, जिसे इरोज क्लिटोरल थेरेपी डिवाइस कहा जाता है, जो है फीमेल पेनिस पंप। आसान शब्दों में ये एक सक्शन कप होता है। इरोज में एक क्लियर और फ्लेक्सिबल कप होता है जो क्लिटोरिस पर फिट होता है। ये कप साबुन के साइज के एक प्लास्टिक में होता है और एक छोटे से मोटर से जुड़ा होता है। मोटर स्टार्ट करते ही डिवाइस में सक्शन शुरू हो जाता है। इसका काम है क्लिटोरिस तक ज्यादा खून पहुंचाना और उसे फैलाना। इसी तरह एक पेनिस पंप भी पेनिस में खून पहुंचाता है, जिससे इरेक्शन होता है। मास्टरबेशन फॉर हेल्थ। इरोज डिवाइस के बनाने वालों में से एक हैं कर्ट ओल्सन, जो स्प्रिंग लेक पार्क की एक कंपनी न्यूजेन के लिए काम करते थे।
कर्ट को कस्टमर से फोन पर बात करना अच्छा लगता था और उनके कस्टमर्स उनसे पूछते थे कि क्लिटोरिस कहां होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कस्टमर्स गलत जगह इरोस डिवाइस को यूज कर रहे थे। मैरी ने कर्ट से पूछा कि औरतों के लिए पेनिस पंप बनाने का आइडिया आखिर उन्हें आया कैसे। उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन वो और उनके बॉस किसी नए प्रोडक्ट को बनाने की सोच रहे थे। कंपनी ने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए पहले से ही डिवाइस बनाया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना औरतों के लिए भी वैसी ही डिवाइस बनाई जाए। इरोस डिवाइस क्लिटोरिस की ओर ज्यादा खून खींचता है और इस प्रोसेस के दौरान इरेक्टाइल टिश्यू में फाइब्रोसिस को भी साफ करता है। ये एक लॉन्ग टर्म थेरेपी की तरह काम करता है। एक्सपर्ट इरोस को एक हफ्ते में 4 बार यूज करने के लिए कहते हैं। जिस तरह रोज एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक उसी तरह इरोस डिवाइस को रेगुलरली यूज करने से खून के बहाव में इंप्रूवमेंट आती है। इसे यूज करने का डायरेक्शन कहता है कि इसे 1 मिनट के लिए यूज करना चाहिए, फिर 1 मिनट आराम करना चाहिए। इस साइकिल को 5 बार दोहराना चाहिए। एक स्टडी से पता चला है कि इरोस डिवाइस को यूज करने वाली औरतों के फीमेल सेक्सुअल फंक्शन इंडेक्स में 3 महीने के बाद काफी इंप्रूवमेंट हुआ था। लेकिन इरोस डिवाइस बहुत महंगा है, जिसकी कीमत $400 है। ये कीमत एक छोटे से सक्शन कप के लिए काफी ज्यादा है। मैरी ने पूछा कि क्या उंगली या वाइब्रेटर से रेगुलरली मास्टरबेशन करने पर भी वैसा ही फायदा होता है? अगर क्लिटोरिस को स्टिमुलेट या उत्तेजित करने से फायदा पहुंचता है, तो क्या एक हफ्ते में 4 बार किसी भी तरह की उत्तेजना औरतों के सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी यौन रोग को ठीक कर सकती है? टेक्सास यूनिवर्सिटी में फीमेल सेक्सुअल साइकोफिजियोलॉजी लेबोरेटरी चलाने वाली सिंडी मेस्टन ने इसका जवाब दिया। उनका जवाब था हाँ। मेस्टन के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से एक ने स्टडी की जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में औरतों के टेस्टोस्टेरोन लेवल को ट्रैक किया गया। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा के लिए जिम्मेदार होता है। रिजल्ट से पता चला कि औरतों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपने पार्टनर के साथ सेक्स के दौरान बहुत हाई हो जाता है। इसीलिए सेक्स अपने आप में एक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। इससे और सेक्स करने की इच्छा जागती है। औरतों पर यूज करो या खो दो का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मेस्टन ने माना कि एक सेक्स टॉय स्टोर का $25 का वाइब्रेटर $400 के इरोस डिवाइस के बराबर ही फायदा दे सकता है। लेकिन कुछ औरतों को FDA से अप्रूव किया गया डिवाइस यूज करने में ज्यादा आसानी होती है। ये इन डिवाइस को यूज करने के हिचक को भी खत्म करती है। शायद इसी हिचक की वजह से औरतें सेक्स टॉय के बजाय सेक्स की उत्तेजना बढ़ाने के लिए पाउडर और तेल खरीदना पसंद करती हैं। लेकिन पाउडर और तेल में अराउज करने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पर मेन इंग्रेडिएंट तो फिर भी अपना हाथ होता है। मेस्टन ने नोटिस किया कि इन प्रोडक्ट्स में लिखा होता है क्लिटोरिस और लैबिया पर अप्लाई करें, कुछ मिनटों तक अच्छी तरह से रगड़ें। ये पक्का कीजिए कि आप अच्छी तरह से रगड़ें। हु नीड्स जेनिटल्स? रिहेबिलिटेशन मेडिसिन की एक डॉक्टर मार्सली सिप्स्की एक स्पेशलिस्ट हैं। सिप्स्की रीढ़ की हड्डी पर चोट वाले लोगों के सेक्सुअलिटी की एक्सपर्ट हैं। उनके पास पेशेंट्स आते हैं क्योंकि वो जानती हैं कि रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से कपल के सेक्स लाइफ पर क्या असर होता है। सालों तक डॉक्टर ये मानते रहे कि पैराप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया से जूझ रहे लोग ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। पैराप्लेजिक्स वे लोग होते हैं जिनकी बॉडी के निचले हिस्से पर पैरालिसिस यानी कि लकवा हुआ है, जबकि क्वाड्रिप्लेजिक्स वे लोग होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपरी और निचले दोनों हिस्से में पैरालिसिस होता है। ये जाहिर बात ही लगती है कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी का वो हिस्सा डैमेज हो गया है जहां से जेनिटल नर्व्स रीढ़ के अंदर जाती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेनिटल्स यानी गुप्तांग से कोई भी मैसेज ब्रेन तक पहुंच पाए। लेकिन सर्वे से पता चला है कि रीढ़ की हड्डी की चोट वाले 40 से 50% लोग ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सिप्स्की ने खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन की, जिसके लिए उन्होंने रीढ़ की हड्डी की चोट यानी स्पाइनल इंजरी के अलग अलग लेवल के लोगों को चुना। इनमें से किसी की चोट रीढ़ के ऊपरी हिस्से में थी, किसी की बीच में और किसी की नीचे की तरफ। इन सभी लोगों को स्टडी करके ऑर्गेज्म से जुड़े नर्वस सिस्टम का एरिया ठीक से पता किया जा सकता था। सिप्स्की की स्टडी के लिए 100 से ज्यादा पेशेंट्स ने अप्लाई किया था। इन पार्टिसिपेंट्स को लैब में मशीन से जोड़कर मास्टरबेट करना था ताकि उनके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जा सके।
ऑर्गेज्म होने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाते हैं। इन सभी पार्टिसिपेंट्स में से एक थी ग्वेन। उसे एडल्ट वीडियो देखते हुए लेटना था और डॉक्टरों ने उसे एरोसिकुलेटर 2+ नाम का एक वाइब्रेटर दिया। इस रूम के बाहर रिसर्चर्स ने उसके हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया। सभी पार्टिसिपेंट्स को लैब के अंदर जाने से पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरना था। रिसर्चर्स ने उनके स्पाइनल चोट की सही लोकेशन का पता किया। उन्होंने इन पेशेंट्स की चोट की गहराई और असर को भी पहचाना। रिसर्चर्स के पास इन पेशेंट्स के बारे में 2 थ्योरी थी, जिनसे यह समझा जा सके कि किस तरह के पेशेंट्स ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहली थ्योरी वे पेशेंट हैं जिनकी स्पाइनल इंजरी पूरी तरह से डैमेज नहीं है और उनके जेनिटल से ब्रेन तक कुछ नर्व इंपल्स पहुंच पा रहे हैं। दूसरी थ्योरी वो है जिनकी इंजरी उस लोकेशन से नीचे है जहां से जेनिटल्स नर्व फीड जाती है। ऐसे लोग फिर भी ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाद में यह पता चला कि दोनों थ्योरी गलत थी। जिन लोगों को कंप्लीट इंजरी है और जिनके स्पाइन की इंजरी ऊपर की तरफ है, वो भी ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो फैक्टर वाकई में किसी को ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करने से रोकता है, वो है स्पाइन के बेस में सैक्रल नर्व रूट्स का डैमेज होना। सैक्रल नर्व रूट्स सैक्रल रिफ्लेक्स आर्क का हिस्सा है, जो हमारे पेट और ब्लैडर के फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये सैक्रल रिफ्लेक्स आर्क हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमस का मतलब है इनवॉलंटरी, यानी जो हमारे काबू में नहीं होता। हार्ट बीट, सांस लेना और छोड़ना, डाइजेशन और सेक्सुअल रिस्पॉन्स, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ऑटोनोमिक सिस्टम सोमेटिक सिस्टम से अलग होता है, जो हमारे मसल्स के मूवमेंट और स्किन के महसूस करने से जुड़ा हुआ है। इसी बात से पता चल जाता है कि क्यों एक पैरालाइज शख्स भी सेक्सुअली अराउज हो सकता है। जिस तरह घुटनों का झटका एक रिफ्लेक्स है, उसी तरह ऑर्गेज्म भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। स्पाइन के बेस में मौजूद सैक्रल रिफ्लेक्स आर्क पर अगर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएं, तो यूरिन, स्टूल और सेक्स के लिए उकसाया जा सकता है। एक हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि मरे हुए लोग भी ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके ब्रेन मर चुके हैं, लेकिन ये रेस्पिरेटर से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। इस तरह उनके ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचता रहता है ताकि वे ट्रांसप्लांट के लिए सही रहे। अगर डॉक्टर ऐसे बेजान लोगों के, जिनकी सिर्फ दिल की धड़कन चल रही है, उनके सैक्रल रिफ्लेक्स आर्क को स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे एक रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाएगा और ये शख्स ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस कर पाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स वो इस ऑर्गेज्म को महसूस नहीं कर पाएगा। ऑथर मैरी ने टेस्ट के बाद ग्वेन से बातचीत की। ग्वेन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी थी, जिसका मतलब है कि उसके स्पाइन में घाव था, जिससे उसके चलने फिरने और स्किन पर असर पड़ता था और कभी कभी उसके हाथ और पैर झंझनाते थे, कभी कभी सुन्न भी हो जाते थे। ग्वेन ने कहा कि उसके जॉइंट्स में हमेशा दर्द रहता है और उसे हमेशा थकावट महसूस होती है। वो अपने पति से ही अपने बच्चों के नहाने का पानी चेक करने के लिए कहती है, क्योंकि वो महसूस नहीं कर पाती कि पानी बहुत गर्म है या ठंडा। ग्वेन की बीमारी से उसके पेट और ब्लैडर के फंक्शन पर भी असर पड़ता है। उसके सेक्स रिस्पॉन्स पर भी इसका असर पड़ता है। वो कहती है कि जब उसके हस्बैंड उसके अंदर एंटर करते हैं तो वो महसूस नहीं कर पाती है और कभी कभी वो खुद के क्लिटोरिस पर हो रहे सनसनी को भी फील नहीं कर पाती। इसलिए हैरानी की बात थी कि एरोस्कुलेटर +2 से उसे ऑर्गेज्म का रिफ्लेक्स हुआ। ट्रीटमेंट के लिए ग्वेन को घर ले जाने के लिए 2 टाइप के डिवाइस दिए गए। उनमें से एक था एरोस सक्शन कप और दूसरा एक हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेटर, जिसे फर्टिकेयर कहा जाता है। इसके पीछे आइडिया यह है कि इन डिवाइस से सैक्रल रिफ्लेक्स आर्क को ट्रेन करना, ताकि स्पाइनल इंजरी वाली औरतें भी ऑर्गेज्म एंजॉय कर सकें। सिप्स्की और मैरी ने नॉन जेनिटल ऑर्गेज्म के बारे में भी बात की। कुछ लोग जिन्हें एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की बीमारी होती है, उन्हें दौरा पड़ने से पहले ऑर्गेज्म होता है। कुछ औरतों को उनके बालों को हवा से उड़ाने पर या आईब्रो के सहलाने भर से ऑर्गेज्म हासिल हो जाता है। कुछ औरतें ऐसा जानबूझकर हासिल कर लेती हैं, जिसके लिए वो सिर्फ हल्की और गहरी सांसें लेती हैं। सिप्स्की ने एक्सप्लेन किया कि जेनिटल और नॉन जेनिटल ऑर्गेज्म
दोनों ही एक ही रिफ्लेक्स से पैदा होते हैं। ये बस दो अलग अलग रास्तों से होकर गुजरते हैं। कुछ औरतें जो थॉट ऑर्गेजम यानी सोच से ही ऑर्गेजम पा लेती हैं, और वो भी जिन्हें एपिलेप्सी है, उनमें इंपल्स ब्रेन से जेनिटल्स तक पहुंचता है, न कि जेनिटल से ब्रेन तक। मैरी किम एयर्स नाम की एक औरत से मिली। ये औरत थॉट ऑर्गेजम कर पाती थी। किम ने ये टेक्निक ब्रीथ एंड एनर्जी ऑर्गेजम वर्कशॉप से सीखी थी। किम को इसमें महारत हासिल करने में 2 साल लगे, पर अब किम इसे कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी जगह आसानी से कर लेती थी। वो थॉट ऑर्गेजम को वर्कशॉप और बातचीत के दौरान कर लेती थी। किम मैरी से जिस पार्क पर मिली थी, उसने वहां भी इसे किया था। किम पार्क के बेंच पर रिलैक्स होकर बैठी। उसके आसपास घूम रहे लोगों को पता ही नहीं था कि वहां क्या चल रहा है। किम बस ऐसे देख रही थी जैसे कि आराम कर रही हो। किम ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी लंबी सांसें लेने लगी। 1 मिनट के बाद उसका चेहरा पिंक हो गया और उसका शरीर थरथराने लगा। किम सिर्फ अपनी सोच से ही ऑर्गेजम हासिल कर लेती थी। द सीक्रेट स्वे ऑफ हार्मोन्स। दुनिया में कुछ ही जीव होते हैं जिन्हें सेक्स के दौरान अगर कोई देख लें तो उन्हें फर्क पड़ता है। इनमें से एक है होमोसेपियंस यानी कि इंसान। दूसरे जीव जैसे इम्पाला या डिंगो खुले में सेक्स करते हैं। एक चिंपैंजी आपके सामने मास्टरबेट कर सकता है, क्योंकि ये सब जानवर सेक्स को इस तरह लेते हैं जैसे केला खा रहे हों या अपना कान खुजला रहे हों। लेकिन इंसानों के लिए ये बिल्कुल अलग है। ऑथर यर्केस नेशनल प्राइमेट रिसर्च सेंटर गए और कई रेसिस बंदर के जोड़ों को सेक्स करते हुए देखा। वो एमोरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किम वॉलेन से भी मिली, जो सेक्स की इच्छा और उसके पीछे काम करने वाले हार्मोन की स्टडी करते थे। उन दिनों वॉलेन जिस स्टडी पर काम कर रहे थे वो था फीमेल सेक्सुअलिटी प्रोजेक्ट। वो ये देखना चाहते थे कि हार्मोन लिबिडो या सेक्स की इच्छा पर कैसे इफेक्ट करता है। अपनी फैसिलिटी में वॉलेन और उनके कलीग्स रिसस बंदरों को हार्मोन देते थे। कुछ औरतों को कम लिबिडो की शिकायत रहती है, और क्योंकि बंदरों और औरतों में एक जैसे ही हार्मोन होते हैं, इसलिए रिसस बंदरों की स्टडी से इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता था। एक इंडिपेंडेंट औरत को यह लग सकता है कि वो अपनी इच्छा से अपना काम करती है और कुछ भी और कोई भी उसके फैसले को बदल नहीं सकता। वैसे ज्यादातर वक्त ये बात सच होती है, लेकिन जब उसकी फर्टिलिटी ऊंचाई तक पहुंचती है तो उसके हार्मोन उसे ऐसे काम करने के लिए मजबूर करते हैं जो वो नॉर्मली नहीं करती। जैसे कि 1 नाइट स्टैंड में शामिल होना, वेटर के साथ फ्लर्ट करना या किसी दोस्त को किस करना। ये सब बातें हो सकती हैं क्योंकि उसका जीन चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, और ये सब हार्मोन की वजह से होता है। स्टडी से ये पता चलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के बीच में औरतों को सेक्स करने की इच्छा ज्यादा होती है। इस दौरान वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्स की शुरुआत करती हैं या मास्टरबेट करती हैं। इस साइकिल के बीच के दिनों में वो ओव्यूलेट करती है और इस दौरान उसकी लिबिडो सबसे ज्यादा होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेसस बंदरों में भी ऐसी ही साइकिल्स के बीच में सेक्स की इच्छा ज्यादा होती है। जब ये बंदर ओव्यूलेट नहीं करते हैं तो फीमेल रेसस बंदर मेल के साथ बात भी नहीं करती है। ज्यादातर वक्त ये फीमेल मेल से दूर ही रहते हैं, लेकिन जब ये फर्टाइल होती हैं तो मेल के पीछे पीछे जाती हैं। इस दौरान 80% तक फीमेल ही सेक्स की शुरुआत करती है। किम और इस बुक की ऑथर मैरी ने एक यंग फीमेल बंदर को अल्फा मेल के साथ सेक्स की शुरुआत करते हुए देखा। इस फीमेल का नाम पेस था और हाल ही में उसकी प्यूबर्टी की शुरुआत हुई थी। वो पहली बार हीट से गुजर रही थी और अल्फा मेल नाम का कीस्टोन था। आप आसानी से अल्फा मेल को पहचान पाएंगे क्योंकि अल्फा मेल सभी फीमेल से काफी बड़ा होता है और उसकी पूंछ हवा में एक चाबुक की तरह खड़ी होती है। पेज कीस्टोन के करीब धीरे धीरे जाने की कोशिश करती है। पेज एक लो लेवल की फीमेल है, इसलिए वो अलर्ट है, क्योंकि अगर वो साफ साफ उसके पीछे जाएगी तो हाई रैंक की फीमेल उस पर अटैक कर सकती है। क्योंकि पेज ऐसा पहली ही बार कर रही है, इसलिए वो कीस्टोन से डरी हुई है। बंदरों और इंसानों में सेक्स के लिए सोशल स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पेज के हार्मोन उस पर हावी न हो रहे होते तो वो कीस्टोन के पीछे नहीं जाती। इसी तरह एक स्टडी से यह पता चला है कि ज्यादातर औरतें अपने पीरियड साइकिल के बीच में या फर्टिलिटी के पीक में अपने पति को धोखा देती हैं।
इस दौरान उनका अपने लवर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के हाई चांसेस होते हैं। हार्मोन उन्हें इस रिस्क को उठाने के लिए उकसाते हैं। पेज पर हाई रैंक फीमेल ने एक बार हमला किया था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ी। कीस्टोन ने एक बार बीटा फीमेल के साथ सेक्स किया। पेज ने ऐसा नाटक किया जैसे वो खाना खा रही है, लेकिन उसके बाद वो कीस्टोन के और भी करीब आती गई। सेक्स को शुरू करने के लिए पेज अपने हाथ को कीस्टोन की तरफ करती है और उसके सामने जमीन पर थपथपाती है। फिर थोड़ी देर बाद पेज और कीस्टोन सेक्स करते हैं। रीसस बंदर मल्टी माउंट एजैक्यूलेटर होते हैं, जिसका मतलब है कि मेल बंदर कई बार झटका मारता है और फिर फीमेल बंदर से उतर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो फीमेल पर फिर से चढ़ता है, झटका देता है और फिर से उतर जाता है। मेल बंदर इस तरह एजैक्यूलेट करने तक 5 से 10 बार चढ़ता उतरता है। शायद इस तरह की स्ट्रेटेजी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह शुरू हुई थी। रीसस बंदर छुपकर सेक्स करते हैं, जिससे दूसरे बंदरों को उनसे जलन नहीं होती और वो उस पर अटैक नहीं करते। इस तरह उसकी जिंदगी लंबी हो सकती है। दूसरी स्ट्रेटेजी है जल्दी से एजैक्यूलेट करना, जिसका एक एग्जाम्पल है मेल चिंपांजी। ये चिंपांजी 7 सेकंड के अंदर ही एजैक्यूलेट कर सकते हैं। स्टडी से पता चला है कि इंसानों में मर्दों को पेनिट्रेशन और ऑर्गेज्म के बीच में 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। चिंपैंजी 7 सेकंड और ओरंगुटान 11 मिनट लेता है। मर्द इन दोनों के बीच का वक्त लेता है। वैसे एक मर्द बहुत से ऐसे काम कर सकता है जो ओरंगुटान नहीं कर सकते। सेक्स की इच्छा खाने की भूख जैसी नहीं होती। भूख लगने से पहले ही आप कुछ खा सकते हैं। अगर आप एक औरत हैं जो अपने साइकिल के बीच में हैं, तो आप अचानक खुद को किसी रेस्टोरेंट या बार में पाते हैं और अगले ही पल किसी अजनबी के अपार्टमेंट में पाते हैं। आप ऐसे किसी भी लड़के की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे जो आपके टाइप का भी नहीं है। फिर भी आपके हार्मोन की वजह से आपको वो शख्स अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर कोई औरत इस दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां ले रही है, तो वो ऐसा महसूस नहीं करेगी। ये पिल्स नेचुरल हार्मोन के हाई और लो लेवल को कंट्रोल करता है। इन पिल्स से एक औरत की बॉडी में हार्मोन्स की रेगुलर डेली डोज की सप्लाई होती रहती है, जिससे उसकी बॉडी से निकलने वाले नेचुरल हार्मोन्स की सप्लाई बंद हो जाती है। इस पिल में एस्ट्रोजन लेवल इतना हाई होता है कि जिससे ओव्यूलेशन रुक जाता है, लेकिन ये लेवल मिड साइकिल में आने वाले हार्मोन से कम होता है। असल में ये पिल्स औरत को मोनोपॉज जैसे हालत में पहुंचा देती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि औरतों की लिबिडो पर अपना असर डालती है, वो भी निकाल दिया जाता है। द लैब दैट अनकवर्ड ग्रेट सेक्स। इस बुक को शुरू करने के दौरान इस ऑथर ने उम्मीद की थी कि उन्हें एक ऐसे रिसर्चर्स की टीम से मिलने का मौका मिलेगा जिन्होंने बेहतरीन सेक्स का सीक्रेट ढूंढ निकाला हो। ऐसे ही कुछ रिसर्चर्स देर रात तक एक सीक्रेट हाईटेक लैब में काम करते थे, जहां कई कपल मशीनों के साथ जुड़े होते थे और उन्हें एनालाइज किया जाता था। इनके डेटा को इकट्ठा कर उन्हें एनालाइज किया जाता था ताकि एक दिन उन्हें सेक्स का बेहतरीन तरीका मालूम हो सके। अपने मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करने से 2 महीने पहले ही ऑथर को इन रिसर्चर्स के बारे में पता चला था। 1979 में विलियम मास्टर्स और वर्जीनिया जॉनसन ने होमोसेक्सुअलिटी इन पर्सपेक्टिव नाम की एक बुक पब्लिश की थी। इस बुक में उन्होंने अपने 5 साल के रिसर्च के काम के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल कपल्स के बीच हुए सेक्स की स्टडी की थी और उनका कंपैरिजन किया था। कुछ रिसर्चर्स इन सेशंस को वीकेंड या देर रात को रखते थे ताकि आसपास लोग न हों। इन भाग लेने वाले सब्जेक्ट्स में कुछ पति पत्नी थे या फिर लॉन्ग टर्म पार्टनर्स, लेकिन मास्टर्स और जॉनसन ने कुछ अजनबियों को भी इसमें शामिल किया था। ऐसे लोग लैब में आते थे और दूसरे अजनबियों के साथ सेक्स करते थे और इन्हें रिसर्चर्स ऑब्जर्व करते थे। इन सभी का पहले से ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का टेस्ट किया जाता था, इसलिए सेक्स से होने वाली बीमारियों का खतरा नहीं था। 1954 में मास्टर्स और जॉनसन ने ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स की स्टडी की, जिसमें उन्होंने सिर्फ उत्तेजना और ऑर्गेज्म की फिजियोलॉजी के बारे में रिसर्च किया था। 1979 में उन्होंने पाया कि उन्होंने जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स हेटेरोसेक्सुअल कपल्स में देखे थे, ठीक वैसा ही होमोसेक्सुअल कपल्स में भी पाया। दोनों ग्रुप के लिए उत्तेजना और ऑर्गेज्म का मतलब एक जैसा ही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन कपल्स में एक पेनिस था
2 पेनिस थे या फिर 0 पेनिस। मास्टर्स और जॉनसन ने अलग अलग ग्रुप्स को फंक्शनल एफिशिएंसी और फेलियर इंसिडेंस में कंपेयर किया, यानी स्ट्रेट कपल वर्सेस गे कपल, लेस्बियन या बायसेक्सुअल और लॉन्ग टर्म पार्टनर्स वर्सेस स्ट्रेंजर्स। उन्हें यह देखना था कि इनमें से किसे सबसे ज्यादा मजा आया था। रिसर्च के दौरान डेटा चार्ट, स्टॉपवॉच और बारीक नजरों का इस्तेमाल इन पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करने में किया गया। उन्हें इसमें 2 पैटर्न मिले। एक एफिशिएंट सेक्स किसी हुनर की तरह होता है, जिसका एक गोल भी होता है, जिसमें लो लेवल का फेलियर इंसिडेंस होता है। ऐसे सेक्स के दौरान पार्टिसिपेंट्स चाहे गे हो या स्ट्रेट, सभी ने ऑर्गेज्म हासिल किया। लेकिन एफिशिएंट या असरदार सेक्स और अमेजिंग सेक्स में फर्क होता है। मास्टर्स एंड जॉनसन के लैब में जो सबसे अच्छा सेक्स हुआ वो था गे और लेस्बियन लॉन्ग टर्म पार्टनर कपल्स के बीच का सेक्स। नहीं, उनके पास कोई होमोसेक्सुअल टेक्निक नहीं था इस तरह के सेक्स के लिए, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी बातें थीं जो एक स्ट्रेट कपल इनसे सीख सकता था। गे और लेस्बियन कपल्स सेक्स में अपना काफी वक्त लगाते थे। वे सेक्स में और एक दूसरे में खो जाते थे। वे जल्दबाजी नहीं करते थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते और सेक्स के हर स्टेज में अपना टाइम लगाते थे। वे एक दूसरे को छेड़ते थे ताकि उनका सेक्सुअल एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाए। लेस्बियन अपने पार्टनर के साथ जो कुछ भी करते थे उससे वो उत्तेजित हो जाते। उनके पार्टनर के रिएक्शन से उन्हें एक्साइटमेंट होता था। दूसरी तरफ हेटेरोसेक्सुअल पार्टनर ये समझ ही नहीं पाते थे कि अपने पार्टनर को खुश करने पर भी उतनी ही उत्तेजना होती है जितनी कि खुद को खुश किए जाने पर महसूस होती है। लेस्बियन अपने पार्टनर्स को खुश करने में लगे रहते हैं, जबकि एक पति पत्नी में ये बात नहीं पाई जाती। एक स्ट्रेट मर्द अक्सर अपनी खुशी के बारे में इतना उलझा हुआ होता है कि उसे अपनी पत्नी की जरूरतों का ध्यान ही नहीं होता। यही बात स्ट्रेट औरतों में भी पाई गई। वे अपने पतियों को खुशी देने वाले पॉइंट्स को छोड़कर सिर्फ उनके पेनिस पर ध्यान देती है। इसके ठीक उल्टा होमोसेक्सुअल मर्द अपने पार्टनर की पूरी बॉडी पर ध्यान देते हैं। एक लेस्बियन कपल की तरह ही एक गे कपल भी अपने पार्टनर को खुश करने में भरोसा रखते हैं। वे एक दूसरे के प्री ऑर्गेज्मिक स्टेज के बारे में जानते हैं और खुद को इस हाई लेवल एक्साइटमेंट के दौरान सौंप देते हैं। होमोसेक्सुअल कपल्स के पास अपने पार्टनर के लिए जेंडर एम्पैथी और ओपन कम्युनिकेशन थे, जो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स के पास नहीं थे। जेंडर एम्पैथी का मतलब है कि गे और लेस्बियन कपल अपने पार्टनर की जरूरतों को अच्छी तरह से समझते थे, क्योंकि वे भी उसी जेंडर के थे। उन्हें पता था कि उनके पार्टनर पर कौन सा स्टिमुलेशन काम करता है, क्योंकि वो खुद भी वही स्टिमुलेशन को महसूस कर पाते थे। एग्जाम्पल के लिए, एक स्ट्रेट मर्द अपने पार्टनर के क्लिटोरिस को जोर जोर से घिसता है, क्योंकि वो खुद भी मास्टरबेट करते हुए यही करता है, लेकिन ये औरतों को मजा नहीं देता। वहीं एक लेस्बियन औरत अपने पार्टनर के क्लिटोरिस को हल्के हल्के हाथ से सहलाती है। ठीक वैसे ही पतियों की शिकायत होती है कि उनकी पत्नियां उनके पेनिस के शाफ्ट को जोर से नहीं पकड़ती हैं। मास्टर्स और जॉनसन ने यह भी पाया कि जेंडर एम्पैथी के अलावा गे और लेस्बियन अपने पार्टनर्स के साथ खुले तरीके से बात करते हैं कि उन्हें सेक्स में क्या पसंद है और क्या नहीं। वे स्ट्रेट कपल के मुकाबले अक्सर आराम से अपने सेक्स लाइफ के बारे में बात करते हैं। आजकल हम विलियम मास्टर्स और वर्जीनिया जॉनसन के वक्त से काफी दूर आ पहुंचे हैं। आज सेक्स को टीवी, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट पर डिस्कस और रिसर्च किया जाता है। आजकल हम अराउजल यानी कि उत्तेजना और ऑर्गेज्म के बारे में बेहतर जानते हैं और इनके पीछे की वजहों को भी पहचानते हैं। अगर रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स सेक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आम लोग भी इसके बारे में बात करने में कंफर्टेबल होंगे। सेक्स को स्टडी करना आसान नहीं होता और न ही ये अच्छा पैसा देता है, लेकिन एक एक स्टडी से इंसान ने सेक्स और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जाना। अगर शुरू शुरू में रिसर्च और स्टडी करने वाले लोगों में हिम्मत नहीं होती तो आज भी हम इसके बारे में अनजान रह जाते। कंक्लूजन, यानी अभी तक जो कुछ भी पढ़ा और सुना उसे दोहराने का वक्त। तो आपने सेक्स रिसर्च के पायनियर्स के बारे में जाना। उन रिसर्चर्स में से कुछ हैं एल्फ्रेड किन्से, विलियम मास्टर्स और वर्जीनिया जॉनसन। इन लोगों ने क्लिटोरिस और स्वीट स्पॉट को स्टिमुलेट करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया।
आपने क्लिटोरिस और पेनिस के बीच की समानताओं के बारे में जाना। पेनिस की तरह ही क्लिटोरिस भी सेक्सुअल अराउजल के दौरान साइज में डबल हो जाता है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा ब्लड इन ऑर्गन्स में पंप होता है, जिससे इनकी साइज बढ़ जाती है। जिन लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, उनके लिए एडवाइस है कि उन्हें मास्टरबेट करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपने जाना कि ऑर्गेज्म एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जो सैक्रल रिफ्लेक्स आर्क से निकले स्टिमुलेशन की वजह से ट्रिगर होता है। ऑर्गेज्म एक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है, इसलिए सभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से गुजर रहे लोग भी ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिवाय उनके जिनके सैक्रल नर्व रूट पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। आपने जाना कि औरतों में अपने मिड साइकिल के दौरान सेक्स करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। इन दिनों उनके हार्मोन सबसे ऊंचे लेवल पर होते हैं, इसलिए वे सेक्स करना चाहती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स औरतों में लगातार हार्मोन्स की सप्लाई करते हैं, जिनसे ये मोनोपॉज स्टेज तक पहुंच जाते हैं। आखिर में आपने सीखा कि एक बेहतरीन सेक्स में जेंडर एम्पैथी और ओपन कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपने पार्टनर को सुनना और उनकी पसंद और नापसंद के बारे में बात करना बेहतरीन सेक्स के लिए बेहद जरूरी है। ऑर्गेज्म के लिए इंतजार मत कीजिए, बल्कि सही कदम उठाइए। तो इसी मोड़ पर ये इंफॉर्मेशन से भरपूर जर्नी, ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को एक स्टूडेंट के तौर पर देखते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होती है, और वो नॉलेज हमेशा ही हेल्पफुल होती है। उम्मीद करते हैं कि ये समरी भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अग्री करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल जरूर लिखिए। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।